एसआईआर के बाद बंगाल में चुनाव कराए जाने का विरोध शुरू से ही देखने को मिला है। लोह पुरुष की छवि रखने वाले अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री लोकप्रियता कम होने का खतरा नजर आ रहा है। न्यायिक अधिकारी उस रात को रो रो कर कह रही थी कि मुझे कुछ हो जाए कि प्लीज मेरे बेटे को संभाल लेना। यह मुगल शासक औरंगजेब, नादिर शाह, बाबर और अकबर के जमाने का हिंदुस्तान मेरा रोम रोम क्रंदित है, आहत है। बात आमजन की। इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 और वहां होने वाले एसआईआर पर चर्चा की थी और चर्चा की थी ममता दीदी द्वारा पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में जनता को दिए गए जख्म और उन जख्मों से रिश्ते हुए मवाद और पीप की। वह जख्म इतने हैं कि उन पर यदि 10 एपिसोड में भी चर्चा की जाए तो वह बहुत कम है, पर विषय को सीमित रखते हुए हम फिलहाल बंगाल चुनाव और बंगाल में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया तक ही अपनी बात को रखेंगे। तो दोस्तों, कैसे भूल जाऊं मालदा में बंगाल में, जी हाँ, इसी बंगाल के एक जिला जहां 1 अप्रैल 2026 को 7 जुडिशरी अधिकारियों को बंधक बनाकर उनको जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा गया। क्या महाभारत के युद्ध के लाक्षरा ग्रह वाले प्रसंग को ध्यान नहीं दिला देता है? पांडवों को जिंदा जलाने की घटना का यह षड्यंत्र था और इसी तरह का षड्यंत्र मालदा में रचा गया। मेरी एक बहन, मेरी एक बेटी न्यायिक अधिकारी उस रात को रो रो कर कह रही थी कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बेटे को संभाल लेना। आज जब भी और इस एपिसोड को लिखते और आज इस एपिसोड को प्रसारित और रिकॉर्ड करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा रोम रोम क्रंदित है, आहत है, घायल है। क्या ये आज का हिंदुस्तान है या मुगल शासक औरंगजेब, नादिर शाह, बाबर और अकबर के ज़माने का हिंदुस्तान? वह तो लाख लाख शुक्रिया साधुवाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान सूर्यकांत जी का, जिन्होंने रात्रि 2:30 बजे तक जागकर इन आतताइयों द्वारा मालदा के उस स्थान को, उसको लाक्षागृह बनने से रोका और वहाँ 7 न्यायिक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की जान बचाई, जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन कर रहे थे। यह वही ममता दीदी है जिन्होंने 2005 में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में नहीं बोलने देने पर कागज फाड़ कर फेंके थे। और वही ममता बनर्जी केंद्र की वर्तमान सरकार को बांग्लादेश की सीमा पर अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाए जाने के लिए ज़मीन नहीं देती हैं। बांग्लादेशी प्यारे या हिंदुस्तानी, ये वही ममता दीदी हैं जो कहती हैं कि भारत सरकार बंगाल के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करें। मित्रों, ये वही ममता दीदी है जो भारतीय सेना अपने नियमित आवाजाही के लिए जब बंगाल से गुजरती है तो कहती है कि भारत की सेना बंगाल पर आक्रमण कर रही है। ये वही ममता दीदी है जो बंगाल में बम, कारतूस और अवैध हथियार बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ चलवाती। दोस्तों, ममता दीदी की ख्याति इतनी ही नहीं और भी गौर फरमाइए, ये वही ममता दीदी हैं जो आईपैक के दफ्तर पर कोलकाता में जब ईडी द्वारा छापा मारे जाने पर उनसे फाइलें और अन्य रिकॉर्ड छीन कर ले आती है। ये वही ममता दीदी हैं जिनके पालतू मंत्रियों के घरों से नोटों के अंबार निकलते हैं। ये वही ममता दीदी हैं जिनके गुंडे, जिनके एजेंट बंगाल में हर व्यापारी से कट मनी वसूलते हैं। मित्रों, ये वही ममता दीदी है जो केंद्रीय सरकार के मंत्रियों के बंगाल में प्रवास के दौरान उनकी कारों को तोड़वाती है, उन पर पत्थरबाजी करवाती है, उनको मरवाने का षड्यंत्र करवाती है और बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनकर ये सब देखती रहती है और पूरा प्रयास करती है कि केंद्र के इन प्रतिनिधियों की हत्या हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए। लेकिन कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इनमें बहुत से लोग ममता दीदी के गुंडों की चपेट में आ गए
और जिनकी किस्मत ठीक थी वे जान बचाकर निकल गए। क्या हिंदुस्तान के किसी राज्य में कानून व्यवस्था की कार्यपालिका की प्रमुख मुख्यमंत्री ऐसी चरित्रवान, ऐसी ईमानदार होनी चाहिए जैसी हमारी ममता दीदी है? और क्या क्या कारनामे इनके याद करें। आप सबको याद होगा 2019 में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को लेकर जो हाई वोल्टेज नाटक हुआ, जिसमें सीबीआई शारदा चिट फंड घोटाले में जब राजीव कुमार से पूछताछ करने सीबीआई वहां पहुंची तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही अरेस्ट कर लिया था। और सीबीआई के विरोध में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते भी सीबीआई के मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई और बाद में इन्हीं राजीव कुमार को बंगाल का डीजीपी ममता बनर्जी ने बनाया, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने डीजीपी पद से हटाया। उस समय तो भारत के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी नहीं थे, उस समय भारत के चुनाव आयुक्त थे श्री सुनील अरोड़ा। इन दोनों के स्थान पर यदि और भी कोई होता चुनाव आयुक्त तो उनको ममता दीदी का इतना ही विरोध झेलना पड़ता। दोस्तों, इस तरह की अनोखी घटनाएं ममता दीदी की कीर्ति को चार चांद लगा रही हैं। इसलिए ममता दीदी का एसआईआर के बाद बंगाल में चुनाव कराए जाने का विरोध शुरू से ही देखने को मिला है और ममता दीदी कभी नहीं चाहती कि बंगाल के चुनाव किसी सख्त चुनाव आयुक्त की देख रेख में संपन्न हो। ममता दीदी, आप जीवन के लगभग 70 वर्ष पूरे कर चुकी हैं, कोई आपके आगे पीछे नहीं है। फिर किसके लिए सब झूठ, किसके लिए ये सब जालसाजी, किसके लिए इतने पाखंड? छूट जाएगा सब यहीं, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। भगवान आपका भला करे। आपने जो बंगाल की जनता के साथ किया, बंगाल का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, अथ श्री महाभारत कथा अर्थात ममता दीदी की कथा में यह एपिसोड काफ़ी लंबा हो चुका है। कल इसी समय एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगे, बात आमजन की बात आपको अपनी बात लगे, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर आपके कुछ सुझाव भी हो तो आप कमेंट्स में डालिए। धन्यवाद।